हेलो एवरीवन। देखो आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर चलेंगे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है समुच्च। और ये समुच्च 11th क्लास से स्टार्ट होता है। 11th क्लास में समुच्च एक छोटे लेवल से है, उसके बाद इस समुच्च को हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाएं तो फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है। उसके बाद इस समुच्च से रिलेशन से फंक्शन, इस तरीके से टॉपिक सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो समुच्च होने वाला है। तो देखो समझते हैं समुच्च क्या होता है। समुच्च सेट, समुच्च समुच्च एक प्रकार का कलेक्शन होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, संख्याओं का, वस्तुओं का या किसी का भी हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाएं वो क्या कहलाता है? समुच्च कहलाता है। एक प्रकार का समूह होता है, एक प्रकार का कलेक्शन होता है। तो समुच्च की हम जनरल डेफिनेशन लिखें, समुच्च वस्तुओं या संख्याओं का, वस्तुओं या संख्याओं का एक सुपरिभाषित संग्रह, एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्च कहलाता है, समुच्च कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं का या संख्याओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्च कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। यहां सुपरिभाषित होने का तात्पर्य किससे होता है? गणितीय तर्क से होता है। गणितीय तर्क से होता है कि हम कोई भी कलेक्शन तैयार कर रहे हैं उसमें मैथमेटिकल फैक्ट जरूर लगना चाहिए, उसको परिभाषित होने के लिए गणितीय तर्क जरूर लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे, फॉर एग्जांपल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अगला, एक वर्ष में महीनों का संग्रह, एक वर्ष में महीनों का संग्रह। क्लास 11th में पढ़ने वाले छात्रों का संग्रह। और एग्जाम्पल देखें, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों का संग्रह। हिंदी साहित्य के लेखकों का संग्रह। भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कलेक्शनों के एग्जाम्पल लिए हैं। इन कलेक्शनों में देखेंगे हम कौन समुच्च है और कौन समुच्च नहीं है। उसका निर्धारण कौन करेगा? ये करेगा कि जो कलेक्शन सुपरिभाषित होगा वो समुच्च कहलाएगा, और जो कलेक्शन सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्च नहीं कहलाएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर सैद्धांतिक होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 5 ही स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ,
यू। एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति से यदि इन पर चर्चा की जाए तो वो 5 को ही स्वर बताएगा, ए ई आई ओ यू को। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये समुच्चय कहलाएगा। आगे बात करते हैं, एक वर्ष में महीनों का संग्रह है। तो एक वर्ष में महीनों के बारे में बात करें तो 12 माह होते हैं और वो निर्धारित होते हैं, फिक्स होते हैं, 12 के 12 माह फिक्स होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का संग्रह है। तो क्लास 11th में जो भी छात्र पढ़ेंगे वो निर्धारित होंगे, जिनका नामांकन 11th क्लास में हुआ है वो 11th क्लास के छात्र कहलाएंगे, और जिनका नामांकन 11th क्लास में नहीं हुआ है वो 11th क्लास के छात्र नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेल डिफाइंड है, 11th क्लास का कोई छात्र है या नहीं उसके लिए भी एक गणितीय तर्क है। तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी समुच्चय कहलाएगा। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत की ओर जाती है, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत की ओर जाती है। दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बात आती है खतरनाक जानवरों की कि कौन जानवर खतरनाक है और कौन जानवर खतरनाक नहीं है। ठीक है, इसको शो करने के लिए या इसको व्यक्त करने के लिए कोई प्रकार का गणितीय तर्क नहीं होता है कि किस जानवर से खतरा है और किस जानवर से खतरा नहीं है। ऐसा व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई गणितीय तर्क नहीं होता। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सर्प से खतरा होता है, बैल से खतरा नहीं होता है, या कुत्ते से खतरा नहीं होता है, या हाथी से खतरा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि परिस्थिति क्या है, परिस्थिति के हिसाब से किसी जानवर से खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसका कोई गणितीय तर्क नहीं है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ होने के लिए कोई प्रकार का गणितीय तर्क नहीं होता, क्योंकि शायद हो सकता है कि कोई हिंदी साहित्य का लेखक आपका प्रिय रहा हो या वो आपको समझ में आता हो, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो, पर यह आवश्यक नहीं कि वो हर एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा कोई गणितीय तर्क नहीं, इसलिए यह कलेक्शन भी समुच्चय नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने के लिए कोई प्रकार का गणितीय तर्क नहीं होता है, इसलिए ये भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगा। देखो अगला हम और एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल यदि हम यह लेना चाहें, ले कक्षा 11 में पढ़ने वाले सबसे बुद्धिमान छात्रों का संग्रह है। तो बुद्धिमत्ता का कोई गणितीय तर्क नहीं होता। ठीक है, कि ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान नहीं है, या इसके अंदर अधिक परसेंट वाला बच्चा है तो ये ज्यादा बुद्धिमान होगा, ऐसा कोई गणितीय तर्क नहीं होता। इसलिए हम ऐसे संग्रह को भी वेल डिफाइंड नहीं मानेंगे, अतः उसको समुच्चय नहीं कहेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, और वो वेल डिफाइंड कलेक्शन किससे परिभाषित होना चाहिए, गणितीय तर्क से परिभाषित होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो स्वर वेल डिफाइंड होते हैं। एक वर्ष में महीनों का संग्रह है, 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों का संग्रह है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये सभी वेल डिफाइंड है, सैद्धांतिक है। आप किसी भी पर्सन से इनके बारे में डिस्कस करोगे तो बिल्कुल सबका एक ही बताएगा कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जिनका एडमिशन 11th में हुआ है वो 11th के छात्र होंगे। एक वर्ष में 12 ही महीने होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 ही स्वर होते हैं, परंतु इस सब का रेस्पॉन्स भिन्न भिन्न भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हम इनको समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है, देखो अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक है समुच्चय के बारे में। बेसिक है कि समुच्चय को किस तरीके से व्यक्त किया जाएगा, कैसे समुच्चय को लिखेंगे। तो देखो समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है, क्या बेसिक बातों का हमको ध्यान रखना है, और किन किन प्रकार से समुच्चय को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसके बारे में हम ध्यान देंगे। देखो ध्यान से समझते हैं क्या पॉइंट होंगे यहाँ पर। पहला कि समुच्चय को, उन कलेक्शन को सदैव इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उनके कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, समुच्च को सदैव हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से, जैसे A B C so on dot etc। दूसरा है समुच्च को सदैव कर्ली ब्रैकेट, सदैव मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। समुच्च को हम मझले कोष्ठक में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब वो और भी होते हैं, जैसे इंटरवल सेट के बारे में बात करते हैं तो कोई अलग कंडीशन होती है, लेकिन हम ऑल ओवर सेट के बारे में बात करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तीसरे की बात करें, समुच्च का निर्माण जिन संख्याओं या वस्तुओं से होता है उन्हें समुच्च के अवयव कहते हैं। एलिमेंट्स कहते हैं उनको, अवयव कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे उन्हें। और इन एलिमेंट्स को सदैव हम इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है उनके हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, A B C so on dot etc। ठीक है, तो समुच्च को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे, समुच्च को मझले कोष्ठक में लिखेंगे, और समुच्च का निर्माण जिन संख्याओं से, वो कलेक्शन जिन संख्याओं से या वस्तुओं से बन रहा है उनको हम समुच्च का एलिमेंट्स कहते हैं, और उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। उनको हम किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल लेटर से व्यक्त करेंगे। देखो भाई, समुच्च को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, दो तरीके से लिखा जाता है, और वो कौन कौन से तरीके हैं? समुच्च को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। समुच्च को दो प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, दो प्रकार से हम उनको व्यक्त करेंगे समुच्च को। पहला है रोस्टर रूप, या इसका और भी नाम हो सकता है सारणीबद्ध रूप। और दूसरा होता है समुच्च निर्माण रूप या नियम रूप या गुण रूप, ये हो सकता है। ठीक है, तो समुच्च को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करें तो दो तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्च निर्माण रूप। अब रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्च निर्माण रूप क्या होता है, देखो इनके बारे में समझते हैं। पहला टॉपिक लेकर तो चलते हैं रोस्टर रूप में इसमें सभी अवयवों को लिखा जाता है। मझले कोष्ठक के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर समुच्च के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके हम व्यक्त करेंगे। प्रत्येक अवयव को लिखा जाता है। इसमें समुच्च के सभी अवयवों को लिखा जाता है। सभी अवयवों को लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर समुच्च के सभी अवयवों को लिखा जाएगा। सभी अवयव यहां पर आपको लिखने होंगे। देखो, और इसमें समुच्च के सभी अवयवों को लिखा जाता है। एक चीज और होती है भाई यहाँ पर कि इसमें अवयवों के मध्य क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अवयवों के मध्य क्रम का कोई महत्व नहीं होता है।
ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस का कि कौन सा अवयव पहले आएगा कौन सा अवयव बाद में आएगा, ऐसा उसका कोई क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। और एक और पॉइंट है, समान अवयवों की पुनरावृत्ति, समान अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। समान अवयवों को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यदि कोई अवयव बार बार आ रहा है तो उसको वन टाइम में यहाँ पर रिटन किया जाएगा, लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लेकर चले अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। मान लेते हैं, माना ये जो कलेक्शन हमने बनाया है, स्वरों का जो कलेक्शन किया है, वो कलेक्शन को हमको किससे लिखना है, अंग्रेजी अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से व्यक्त करना है, कैपिटल लेटर से लिखना है। तो मान लेते हैं, माना अंग्रेजी अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर से हम व्यक्त कर रहे हैं वो ए है। ये कलेक्शन क्या है, ए है। ये कलेक्शन किससे व्यक्त किया हमने, ए से व्यक्त किया है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के संग्रह को हमने ए मान लिया। उसके बाद मझला कोष्ठक लगाएंगे और इस मझले कोष्ठक के अंदर हम किसको लिखेंगे, अवयवों को लिखेंगे। अब इसके अंदर अवयव क्या आएंगे, स्वर आएंगे, और उन स्वरों को किससे लिखा जाएगा, अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। लिखेंगे इसके अंदर ए, ई, आई, ओ, यू। आप देख सकते हो इस कलेक्शन के अंदर हमने सभी अवयव लिखे हैं और यहाँ पर क्रम का कोई महत्व नहीं है। कोई कहे बिना ई को पहले लिखे या ए को पहले, आप किसी भी अवयव को पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में लिख सकते हो। रोस्टर रूप में, सारणीबद्ध रूप में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, समान अवयव की पुनरावृत्ति नहीं कराई जाती। तो ये हो गया आपका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप के अंदर समुच्चय के सभी अवयवों को लिखा जाता है। जैसे और एग्जांपल लेकर चले हम, शब्द SCHOOL स्कूल के अक्षरों, शब्द स्कूल के अक्षरों का संग्रह। एक शब्द है हमारे पास और वो शब्द है ये स्कूल। अब इसके अक्षरों का संग्रह बनाना है, कलेक्शन बनाना है। तो मान लेते हैं, माना वो कलेक्शन बी है, आप वो कलेक्शन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, S, C, H, O, अब दोबारा से वो नहीं लिखना है क्योंकि वो समान अवयवों की आप पुनरावृत्ति नहीं होगी, वन टाइम लिखेंगे। उसके बाद L, ये बन गया रोस्टर रूप। कौन सा रूप है ये, रोस्टर रूप। जैसे और हम लिखें यहाँ पर 10 से छोटी समप्राकृत, 10 से छोटी समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। ठीक है, 10 से छोटी समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। मान लेते हैं, माना ये कलेक्शन जो तैयार हुआ है वो कलेक्शन C है, तो C इक्वल टू क्या होगा, अब 10 से छोटी संख्या होनी चाहिए और वो भी होनी चाहिए इवन नेचुरल नंबर, समप्राकृत संख्या। तो क्या लिखेंगे, 2, 4, 6 और 8, और 10 से छोटी होनी चाहिए। 10 से छोटी समप्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8। आप देख सकते हो इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर हमने समुच्चय का प्रत्येक अवयव लिखा है या समुच्चय के सभी अवयव लिखे हैं। इनमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, समान अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं कराई है, तो समुच्चय का यह रूप क्या होगा, रोस्टर रूप। कौन सा रूप होगा, रोस्टर रूप। ठीक है, अगला है भाई समुच्चय निर्माण रूप। ये निर्माण रूप क्या होता है, देखो अगला पढ़ते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप या इसको नियम रूप या गुण रूप भी कह देते हैं। समुच्चय निर्माण रूप, नियम रूप, गुण रूप। इसमें क्या होता है, सभी अवयवों को एक चर से माना जाता है, उसके बाद कोलन चिन्ह लगा करके उन सभी अवयवों के उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिखा जाता है कि उन सभी अवयवों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, उस कॉमन प्रॉपर्टी को यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। सभी अवयवों को एक चर से मानकर कोलन चिन्ह लगाते हैं। कोलन
कोलन चिन्ह कैसा होता है भाई, या तो दो बिंदीसी होंगी या ये स्लैश जैसा होगा, तिरछा डंडा जैसा होगा, ठीक है। कोलन चिन्ह लगाकर उनके उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिखा जाता है, उनके उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिखा जाता है, ठीक है। उनके उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिखेंगे अब इसमें सभी अवयवों को एक सर से मान लेंगे, एक वेरिएबल से व्यक्त करेंगे, सभी अवयवों को एक सर से मान करके कोलन चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद और उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को यहाँ पर व्यक्त कर देंगे, एक उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिखेंगे। जैसे यही एग्जांपल हम लेकर चले, जैसे ये एग्जांपल लेकर चले हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ये हम लेकर चले अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। मान रखा हमने कलेक्शन ए है तो कलेक्शन ए ही होगा। अब उन सभी स्वरों को हम x से व्यक्त कर लेते हैं, वो x है, वो सबके सब स्वर क्या है x, उसके बाद कोलन चिन्ह लगा देते हैं। और उन सभी में उभयनिष्ठ गुणधर्म क्या है कि वो सबके सब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो क्या लिखेंगे उस x में, ये जो x माना है इस x में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये कौन सा रूप कहलाएगा भाई, ये कौन सा रूप होगा, ये रूप होगा समुच्चय निर्माण रूप। जैसे दूसरे एग्जांपल को लेकर चले, इस एग्जांपल को लेकर चले तो देखो इसको क्या लिखेंगे, x कॉलन x एक SCHOOL स्कूल शब्द का अक्षर है, ठीक है। अरे भाई ये x है, इस x हमने माना क्या है, इन अक्षरों को x माना है, इन सभी अवयवों को x मान लिया, और ये सभी अवयव है क्या, इन सभी अवयवों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये सब के सब अवयव इस शब्द के अक्षर ही तो हैं। स्कूल SCHOOL या सिंगल लिखा जाता है रोस्टर रूप में समान अवयव की पुनरावृत्ति नहीं कराई जाती है। समझ आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेकर के चले हम, और एग्जांपल है यहाँ पर समप्राकृत संख्याओं का संग्रह, समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, सॉरी रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप मान लेते हैं। अब देखो इनको हम इवन नंबर कहते हैं, इसलिए ई से लिख लेते हैं इस कलेक्शन को, E = x बराबर। अब ये समप्राकृतिक संख्याओं में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी समप्राकृत संख्याओं में कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि वो सभी दो की गुणज होती है। तो हम क्या लिख देंगे, x = 2n and n belongs to capital N, कि वो जो n है ना या n, ये कहां से लिया जाएगा, प्राकृत संख्या से लिया जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे x एक समप्राकृत संख्या है, ठीक है। इस तरीके से भी इसको व्यक्त कर सकते हो। तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। बंसलॉट एक बार और देखते हैं। देखो समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, समुच्चय को भद्रे कोष्ठक में लिखते हैं। समुच्चय का निर्माण जिन संख्याओं या वस्तुओं से होगा उन्हें समुच्चय के अवयव कहेंगे, उन्हें स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। समुच्चय को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, पहली फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्मेशन। समुच्चय निर्माण रूप होता है भाई, अब रोस्टर रूप में सभी अवयवों को लिखा जाता है, इसमें क्रम का कोई व्याख्या नहीं होता, समान अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे आप देख सकते हो स्वरों का संग्रह बनाया, सभी स्वरों को लिखा है, इस शब्द के अक्षरों का संग्रह बनाया, सभी अक्षरों को लिखा है, लेकिन समान अवयव को पुनरावृत्ति नहीं कराई है। यहाँ पर हमने सम संख्याओं का कलेक्शन तैयार किया है, लेकिन वो 10 से छोटी है, आप देख सकते हो सभी को लिखा है। अब निर्माण रूप की बात आती है। निर्माण रूप में सभी अवयवों को एक स्तर से माना जाता है, उसके बाद कोलन चिन्ह लगाया जाता है, और उसके बाद उनके सभी के उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिख दिया जाता है।
तो बेटा कुछ और बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं समुच्चय के बारे में। तो यदि कोई अवयव समुच्चय में आ रहा है तो आप उसको कैसे व्यक्त करोगे, और यदि कोई अवयव समुच्चय में नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे व्यक्त करोगे। देखो इन चीजों को और सीखते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हम पहले एग्जांपल को लेकर चले स्वरों के संग्रह को, तो क्या आएगा a = a e i o u, a e i o u। अब ध्यान देना, यदि कोई अवयव समुच्चय में विद्यमान है, यदि कोई अवयव समुच्चय में विद्यमान है, यदि कोई अवयव समुच्चय में विद्यमान है तो यहाँ पर आपको एक चिन्ह यूज करना पड़ेगा, और वो चिन्ह होगा ये किसका चिन्ह है, ये इज बिलोंग्स टू का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, इज बिलोंग्स टू, यानी इसका अर्थ होता है में विद्यमान है। कोई अवयव किसी समुच्चय में विद्यमान है तो आप इस चिन्ह को व्यक्त करोगे, जैसे a fill in the blanks कैपिटल A, e fill in the blanks कैपिटल A, I fill in the blanks कैपिटल A, O fill in the blanks कैपिटल A, और U fill in the blanks कैपिटल A। क्या ये A समुच्चय कैपिटल A में आ रहा है? बिल्कुल, A इसमें विद्यमान है, तो हम लिखेंगे स्मॉल a is belongs to capital A, E is belongs to capital A, I is belongs to capital A, O is belongs to capital A, U is belongs to capital A। इसका मतलब होता है कि A, ये अवयव A समुच्चय A में विद्यमान है, E समुच्चय A में विद्यमान है, I समुच्चय A में विद्यमान है, O समुच्चय A में विद्यमान है, U समुच्चय A में विद्यमान है। और यदि कोई अवयव समुच्चय में विद्यमान नहीं है तो आप एक चिन्ह लगाओगे, ये वाला चिन्ह। ये किसका चिन्ह होता है, does not belongs to का। किसका, does not belongs to का चिन्ह होता है, यानी कि इसका होता है में विद्यमान नहीं है। जैसे अभी लिखूं मैं b fill in the blanks a, c fill in the blanks a, जैसे m fill in the blanks a। क्या ये b a में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो लगाएंगे does not belongs to। क्या c a में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो लगाएंगे does not belongs to। क्या m a में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम लगाएंगे does not belongs to। तो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ आपका, यदि कोई अवयव समुच्चय में विद्यमान है तो वह किसका चिन्ह लगता है, इज बिलोंग्स टू का चिन्ह लगता है, और यदि कोई अवयव समुच्चय में विद्यमान नहीं है तो वह किसका चिन्ह लगता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का वहां चिन्ह लगाया जाता है। और बेसिक चीज देखते हैं थोड़ा सा। अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ सेट, समुच्चय की कोटि। क्या होती है भाई समुच्चय की कोटि? ठीक है, समुच्चय की कोटि को समझें। समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, समुच्चय की कोटि कहलाती है। समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या, समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को समुच्चय की कोटि कहते हैं। समुच्चय की कोटि कहते हैं। इसे लिखेंगे कैसे? इसे प्राय नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए से हम यहाँ व्यक्त करेंगे। समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को हम क्या कहेंगे, समुच्चय की कोटि कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, और नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ समझें, जैसे a का a e i o u, तो बताओ नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा? आप काउंट करोगे इस समुच्चय में टोटल कितने अवयव हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, तो इस समुच्चय की कोटि कितनी होगी? 5। ठीक है, अगला देखो
यदि कोई और होता और वो इस तरीके से लिखा होता, ठीक है, तो अब बताओ इसके अंदर कितने अवयव है? इसके अंदर एक अवयव, और वो अवयव कौन है? 0। तो यहाँ नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। अगला और देखो, जैसे a इक्वल टू बिल्कुल खाली क्वेश्चन लिख दिया, अब क्या होगा? कितने अवयव? कोई अवयव नहीं है, तो इस कंडीशन में इसकी कोटि कितनी होगी? 0। अब की बार कुछ इस तरीके से लिखा है कि a इक्वल टू इस तरीके से लिख दिया 1 2 3 4 so on डॉट ऐसे लिखा है, तो अब बताओ इसकी कोटि कितनी होगी? नंबर ऑफ a इन्फिनिटी। कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। तो अब और आपको एक बात क्लियर करता हूं, देखो यदि कोई अवयव समुच्चय में विद्यमान है, इस बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। यदि अवयव समुच्चय में विद्यमान नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को हम क्या कहते हैं? समुच्चय की कोटि कहते हैं। नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। जैसे समुच्चय ए में 5 अवयव है, तो यहाँ पर ए की कोटि कितनी होगी? 5। समुच्चय ए में एक ही अवयव और वो अवयव 0 है, तो यहाँ कोटि होगी 1। इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं है, कोटि होगी 0। और इस समुच्चय के अंदर अनंत अवयव है, तो कोटि होगी इन्फिनिटी। कितनी कोटि होगी भाई? इन्फिनिटी कोटि होगी। यहाँ पर अनंत की ओर जा रही है ये कोटि। देखो भाई, कुछ निर्धारित समुच्चय के बारे में बात करते हैं। कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सैद्धांतिक समुच्चय निर्धारित है, ठीक है। तो वो कौन कौन से समुच्चय हैं? देखो समझते हैं। यहाँ पर पहला नेचुरल नंबर सेट है, जिसको कहा जाता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, निर्धारित समुच्चय। इसको कैपिटल एन से लिखेंगे और कैसे आएगा? 1 2 3 4 so on डॉट, ठीक है। दूसरा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय ये भी निर्धारित होता है। होल नंबर, इसके अंदर 0 शामिल कर दिया जाएगा। 0 1 2 3 4 so on डॉट। अगला है तीसरा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम z से या फिर i से, z एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है ज़ेलिन से, और i इंग्लिश वर्ड यानी इंटीजर से, तो इसको लिखेंगे कैसे? सो वन डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 सो वन डॉट। इस तरीके से चलता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सो वन डॉट। इस तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हो। चौथा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ऋणेतर पूर्णांक भी कहा जाता है। ऋणेतर पूर्णांक जो ऋण नहीं होता, और जो ऋण नहीं होता वो क्या होगा? धन होगा। इसको लिखेंगे कैसे? z प्लस या i प्लस, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और ये नेचुरल नंबर ही होते हैं। 1 2 3 4 सो वन डॉट। इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। पांचवा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को धनेतर कहा जाता है। धनेतर पूर्णांक, जो धन नहीं होता वो धनेतर होता है, और जो धन नहीं होता वो ऋण होगा, और ऋणेतर जो ऋण नहीं होता वो धन होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? z माइनस या i माइनस से, जैसे -1 -2 -3 सो वन डॉट। इस तरीके से इनको व्यक्त किया जाता है। आगे है छठवां परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय रेशनल नंबर्स है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है भाई? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको q से व्यक्त करेंगे। और किस तरीके? अब ये सीक्वेंस नंबर नहीं होते, परिमेय संख्याएं सीक्वेंस नंबर नहीं होती है, इसलिए इनको रोस्टर रूप में हम नहीं लिख रहे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। सैद्धांतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? x कॉलन x इक्वल टू p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड p कॉमा q इज बिलोंग्स टू z।
परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q निश्चित रूप से पूर्णांक होने चाहिए। वैसे तो किसी भी वास्तविक संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु परिमेय केवल उनको कहेंगे जिनमें p और q पूर्णांक होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एक भिन्नों का भी आता है, भिन्न के बारे में बात करते हैं। भिन्न कई बार पूछा जाता है ना, कई क्वेश्चंस डाउट क्वेश्चंस में पूछते हैं सर परिमेय संख्या में और भिन्न में क्या अंतर होता है। तो इतना सा अंतर होता है कि x कॉलन x इक्वल टू p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू 0 और p कॉमा q इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना सा अंतर होता है। परिमेय संख्या में p और q पूर्णांक होते हैं और भिन्न के अंदर p और q क्या होते हैं भाई, प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आठवां अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो परिमेय संख्याओं के समुच्चय का पूरक होता है, इसलिए इसको लिख दिया जाएगा क्योंकि घात में c लगा दिया जाता है, क्योंकि घात में c लगा दिया जाता है। परिमेय संख्याओं का पूरक समुच्चय होता है। परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का पूरक समुच्चय, आगे बताऊंगा पूरक समुच्चय क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है परिमेय संख्याओं का पूरक समुच्चय। कौन सा होता है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। नौवां है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम r से व्यक्त करेंगे। r इक्वल टू होता है सभी परिमेय और सभी अपरिमेय और इन दोनों को मिला दो। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं को एक बोरे में भर दो, तो अब बनेंगी जो संख्याएं, जो कलेक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। अब देखो ये चिन्ह जो होता है, ये चिन्ह किसका है, यूनियन का चिन्ह होता है। किसका, यूनियन, जिसका अर्थ होता है सम्मिलन। सम्मिलन यानी सभी को मिलाना, सभी को मिलाना। ठीक है, सभी को मिलाना यूनियन होता है, वो सम्मिलन कहलाता है। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं को मिला दो तो क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं बन जाती है। 10वां है भाई सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्या होता है भाई, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। देखो इसको हम z से या c से व्यक्त कर लेते हैं, c से व्यक्त कर लेते हैं। c इक्वल टू, c से क्यों, सम्मिश्र संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो c इक्वल टू x कॉलन x बराबर a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती हैं। अब यहाँ आयोटा क्या है, एक काल्पनिक संख्या है जिसका मान √-1 होता है और a और b ये दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिए जाएंगे। ये कुछ निर्धारित समुच्चय हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी, पूर्ण 0 से इंफिनिटी, पूर्णांक सभी नेगेटिव पॉजिटिव 0, धन पूर्णांक नेचुरल नंबर ही होते हैं, ऋण पूर्णांक -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये पूर्णांक छोटे होते जाते हैं। परिमेय संख्या p बटे q, q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक होते हैं। भिन्न क्या होती है, भिन्न में p और q प्राकृत संख्याएं होती हैं। अपरिमेय परिमेय संख्याओं का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वास्तविक सभी परिमेय और अपरिमेय को मिला दो, सम्मिलन कर दो, यूनियन कर दो। वास्तविक सम्मिश्र संख्या जिनको a प्लस आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं, या मैं ये कह दूं वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के संयुग्मन से बनने वाली संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं।